आज हम एक ऐसे विचार की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे लेकर लोग अक्सर दो गुटों में बटे हुए मिलते हैं। कुछ इसे जिंदगी बदलने वाला परम सत्य मानते हैं तो कुछ इसे सिर्फ एक अच्छी सोच वाला धोखा समझते हैं। हम बात कर रहे हैं आकर्षण के सिद्धांत की, या जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। आज की हमारी पड़ताल कुछ बेहद लोकप्रिय किताबों और विचारों पर आधारित है, जिनमें सबसे प्रमुख है द सीक्रेट। हमारा मिशन यहाँ पक्ष विपक्ष लेना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये स्रोत आखिर इस सिद्धांत के बारे में कहते क्या है, ये कैसे काम करने का दावा करता है, और वो कौन से सवाल है जो इसे सुनते ही दिमाग में आते हैं। तो चलिए इस कथित महान रहस्य की परतें खोलते हैं। सबसे पहले, ये आकर्षण का सिद्धांत आखिर है क्या? देखिए, ये दर्शन इसे गुरुत्वाकर्षण की तरह एक प्राकृतिक नियम बताता है। इसका जो सबसे मूल मंत्र है वो है समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। समान चीजें? हाँ, पर यहाँ बात भौतिक चीजों की नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है हमारे विचारों और हमारे एहसासों की। इस सोच का आधार ये है कि आप जिस भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आप उसे अपनी जिंदगी में खींच रहे हैं। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो स्रोतों का मूल तर्क ये है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। क्या ये इतना सीधा और सरल है? मतलब आप एक इंसानी चुंबक की तरह है और आपके विचार तय करते हैं कि आपकी तरफ क्या खींचेगा? बिल्कुल। इस फिलॉसफी के मुताबिक हर विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी? हाँ। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई वैज्ञानिक रेडियो तरंगों जैसा नहीं है। इसे एक भावनात्मक वाइब्रेशन की तरह समझना होगा। जब आप खुशी, प्यार या कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन ऊंची होती है और आप वैसी ही ऊंची वाइब्रेशन वाली चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे अच्छे मौके, अच्छे लोग या सेहत। और यहाँ इस दिलचस्प लेकिन थोड़ा डरावना पहलू भी है। ये सिद्धांत इस बात की परवाह नहीं करता कि आपका विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये सिर्फ आपके ध्यान पर प्रतिक्रिया देता है। तो अगर कोई लगातार सोच रहा है मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, तो उसका पूरा ध्यान बीमार होने पर है। एग्जैक्टली। तो इस सिद्धांत के मुताबिक वो अनजाने में बीमारी को ही अपनी ओर खींच रहा है। हाँ, और यही बात कर्ज पर भी लागू होती है। लगातार कर्ज के बारे में चिंता करने से और कर्ज ही आकर्षित होता है, और इसे एक सार्वभौमिक नियम बताया गया। यह हमेशा काम कर रहा है 24/7, चाहे आप इसे जाने, माने या ना माने। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे आप रोक नहीं सकते, सिर्फ दिशा दे सकते हैं। यहीं पर मेरे दिमाग में पहला सवाल आता है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। सकता है ये एक बहुत ही जायज सवाल है। बिल्कुल। और इन किताबों में इसका एक आसान रास्ता बताया गया है। वो है हमारे एहसास या फीलिंग्स। एहसास? हाँ, इसके मुताबिक हमारे एहसास एक तरह का इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम है। वे हमें तुरंत बता देते हैं कि हम सही ट्रैक पर हैं या नहीं। आपको हर एक विचार को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस ये महसूस करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का इमोशनल जीपीएस हुआ? हाँ, कह सकते हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुश, उत्साहित, प्यार में, तो आपका जीपीएस कह रहा है कि आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, गुस्सा, निराश, डरे हुए, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। एकदम सही। और अच्छी बात यह है कि आप अपने एहसास बदल सकते हैं। लेखक इस पर जोर देते हैं कि आप अपना मनपसंद गाना सुनकर, या किसी प्यारे बच्चे या पालतू जानवर की तस्वीर देखकर, या बस कुछ सेकंड के लिए किसी अच्छी याद के बारे में सोचकर अपनी भावनात्मक फ्रीक्वेंसी को तुरंत बदल सकते हैं। अच्छा महसूस करना ब्रह्मांड को ये संकेत देने जैसा है कि हाँ, मुझे ऐसा और चाहिए। ये दिलचस्प है। लेकिन हमारी भावनाएं तो बहुत चंचल होती हैं। मान लीजिए आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर ट्रैफिक में फंस गए और सारा अच्छा मूड गायब। स्रोत इस रोजमर्रा की उथल-पुथल से निपटने के बारे में क्या कहते हैं? क्या हमें हर पल खुश रहने का दिखावा करना होगा? नहीं, दिखावा करने की बात नहीं है। बात है सचेत रूप से अपना ध्यान बदलने की। ये दर्शन ये नहीं कहता कि आप कभी बुरा महसूस नहीं करेंगे। ये कहता है कि जब आप बुरा महसूस करें तो उसे पहचानें और जितनी जल्दी हो सके अपना ध्यान किसी ऐसी चीज पर ले जाएं जो आपको थोड़ा बेहतर महसूस कराए। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे आप अभ्यास से मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत समझ में आ गया। अब इसे असल जिंदगी में अमल में कैसे लाया जाए? मुझे पता है कि स्रोत एक 3 चरणीय प्रक्रिया की बात करते हैं। हाँ, इसे रचनात्मक प्रक्रिया कहा गया है और इसे अक्सर अलादीन के चिराग की कहानी से समझाया जाता है। यहाँ ब्रह्मांड आपके लिए एक जिन की तरह है जो बस एक ही बात कहता है,
आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। इसका पहला चरण है मांगना, आस्क। मांगना। आपको पूरी तरह स्पष्ट होना होगा कि आप क्या चाहते हैं। अस्पष्ट इच्छाएं अस्पष्ट परिणाम देती हैं। सलाह दी जाती है कि इसे वर्तमान काल में कागज पर लिखें, जैसे कि आपको पहले ही मिल चुका है। ये ब्रह्मांड के कैटलॉग से अपना ऑर्डर देने जैसा है। दूसरा और शायद सबसे मुश्किल चरण है विश्वास, बिलीव। विश्वास। आपको अटूट विश्वास रखना होगा कि जो आपने मांगा है वो आपका हो चुका है। और यहां आपको कैसे के बारे में चिंता नहीं करनी है। कैसे ये होगा, ये सोचना आपका काम नहीं। वो ब्रह्मांड का काम है। हाँ, वो ब्रह्मांड का काम है। शक, डर और निराशा आपके सिग्नल को जैम कर देते हैं। ये विश्वास वाला कदम ही सबसे मुश्किल लगता है। अगर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वो ये विश्वास कैसे करे कि वो अमीर है? ये तो खुद से झूठ बोलने जैसा नहीं हुआ? स्रोत कहते हैं कि ये झूठ बोलना नहीं, बल्कि एक नई हकीकत को महसूस करना है। और इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तकनीकें बताई गई हैं। जैसे अगर आपको कोई कार चाहिए तो जाकर उसकी टेस्ट ड्राइव लें, उस एहसास को महसूस करें। ओके। अगर आपको कोई घर चाहिए तो जाकर वैसे घर देखें, उस पाने की भावना को पैदा करें। तीसरा चरण इसी से जुड़ा है, जो है पाना, रिसीव। पाना। इसका मतलब है कि अब आपको वैसा महसूस करना शुरू करना होगा जैसा आप अपनी इच्छा पूरी होने पर महसूस करेंगे। उस खुशी, उस आभार को अभी महसूस करें। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं तो आपकी मांगी हुई चीज आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इन भावनाओं को पैदा करने के लिए क्या कोई और भी प्रैक्टिकल टूल्स या तकनीकें बताई गई हैं? क्योंकि सिर्फ सोचना काफी नहीं लगता। बिल्कुल, 2 तकनीकें सबसे शक्तिशाली मानी गई हैं। पहली है शुक्रगुजार होना, ग्रैटिट्यूड। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप ब्रह्मांड को प्रचुरता का सिग्नल भेजते हैं। एक कहानी है एहसानमंद पत्थर की। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। एक पिता जिसका बेटा एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था, उसने एक छोटा सा पत्थर अपनी जेब में रखना शुरू किया। वो जब भी उसे छूता, अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए शुक्रिया अदा करता। कुछ ही महीनों में उसका बेटा चमत्कारिक रूप से पूरी तरह ठीक हो गया, जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। विजुअलाइजेशन। इसका वैज्ञानिक आधार यह है कि हमारा दिमाग असलियत और गहरी कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। जब ओलंपिक एथलीटों पर एक प्रयोग किया गया जहां उन्हें सिर्फ अपने दिमाग में दौड़ने की कल्पना करने को कहा गया, हाँ, तो बायोफीडबैक मशीनों ने दिखाया कि उनके शरीर की मांसपेशियां ठीक उसी क्रम और उसी तीव्रता से सक्रिय हुई जैसे वे सच में ट्रैक पर दौड़ रहे हों। अच्छा। कल्पना करने से आप सच में अपने शरीर और दिमाग को उस हकीकत के लिए तैयार कर रहे हैं। विजन बोर्ड वाली कहानी भी तो कुछ ऐसे ही है ना, जहाँ एक आदमी ने अपने सपनों के घर की तस्वीर एक बोर्ड पे लगाई थी। हाँ, वो कहानी बहुत मशहूर है। उस व्यक्ति ने अपनी चाहिए हुई हर चीज की तस्वीरों का एक बोर्ड बनाया। 5 साल बाद जब वो एक नए घर में शिफ्ट हो रहा था, तो उसके बेटे को स्टोर रूम में वो पुराना विजन बोर्ड मिला। जब उसने बोर्ड को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो अनजाने में ठीक उसी घर में रह रहा था जिसकी तस्वीरें उसने 5 साल पहले उस बोर्ड पर लगाई थी, हर एक डिटेल के साथ। वाह, ये कहानियां सुनने में तो किसी फिल्म की तरह लगती हैं। प्लेन क्रैश से बचने वाले या कैंसर से ठीक होने वाले लोगों की कहानियां भी हैं। ये बहुत प्रेरणा देती हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत मुश्किल और गंभीर सवाल भी खड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति इन तकनीकों का इस्तेमाल करने के बाद भी ठीक नहीं होता या सफल नहीं होता, तो क्या ये दर्शन ये नहीं कहता कि ये उसी की गलती है कि उसने ठीक से विश्वास नहीं किया? ये तो एक तरह से पीड़ित को ही दोष देना हुआ। ये इस दर्शन की सबसे बड़ी और सबसे जायज आलोचनाओं में से एक है। सही है। स्रोत सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहते, लेकिन इसका निष्कर्ष यही निकलता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि ये एक अचूक नियम है, इसलिए अगर परिणाम नहीं मिल रहे तो प्रक्रिया में ही कहीं कोई कमी है, शायद गहरे बैठे नकारात्मक विश्वास या शक। आलोचक कहते हैं कि यह न केवल लोगों में अपराध बोध पैदा कर सकता है, बल्कि ये गरीबी, बीमारी और अन्याय जैसी गंभीर सिस्टमैटिक समस्याओं को व्यक्तिगत सोच की कमी बताकर सरल बना देता है। बिल्कुल। और यहीं से हम उन आम सवालों पर आते हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक ही प्रमोशन के लिए इस सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रमोशन तो किसी एक को ही मिलेगा। स्रोत इस तरह के विरोधाभास को कैसे समझाते हैं? इस दर्शन के मुताबिक ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी नहीं है। ये कमी का झूठ है जिसे हम सच मान लेते हैं। उनका तर्क है
कि ब्रह्मांड इतना रचनात्मक है कि वह दोनों के लिए रास्ते बना सकता है। अच्छा। हो सकता है एक को वो प्रमोशन मिल जाए और दूसरे के लिए उससे भी बेहतर कोई अवसर पैदा हो जाए जिसकी उसने कल्पना भी ना की हो। यह इस विश्वास पर आधारित है कि हर किसी की जीत संभव है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन असल दुनिया में तो कंपटीशन है, संसाधनों की भी एक सीमा है। क्या ये हकीकत से आंखें चुराने जैसा नहीं है? अगर कोई युद्धग्रस्त देश में फंसा है तो क्या वो सिर्फ शांति की कल्पना करके अपनी हकीकत बदल सकता है? बाहरी परिस्थितियां कितनी मायने रखती हैं? स्रोत बाहरी परिस्थितियों को पिछले विचारों का नतीजा मानते हैं। मतलब उनका तर्क है कि आपकी मौजूदा हकीकत आपके अब तक के विचारों का प्रतिबिंब है। इसे बदलने की शक्ति आपके आज के विचारों में है। हालांकि आलोचक इसे ही सबसे बड़ी कमी मानते हैं। वो कहते हैं कि ये दर्शन सिस्टमैटिक उत्पीड़न, आर्थिक असमानता और जन्म से मिली परिस्थितियों के प्रभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। ये मानना कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी सोच से पीढ़ियों की गरीबी या सामाजिक अन्याय को बदल सकता है, बेहद सरल और शायद खतरनाक भी है। और उन अनगिनत नकारात्मक विचारों का क्या, जो दिन भर दिमाग में आते रहते हैं? क्या एक भी नकारात्मक विचार सब कुछ खराब कर सकता है? नहीं, इस पर स्रोत कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। एक दावा ये किया जाता है कि एक सकारात्मक विचार सैकड़ों नकारात्मक विचारों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। अच्छा। साथ ही विचारों को हकीकत बनने में थोड़ा समय लगता है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो आपको अपने विचारों को सचेत रूप से बदलने और दिशा देने का मौका देता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बुरा सोचा और वो तुरंत सच हो जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि इस दर्शन के अनुसार हम ही अपनी लाइफ के डायरेक्टर हैं। हमारे विचार स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, हमारे एहसास उसे एनर्जी दे रहे हैं और आकर्षण का सिद्धांत उसे प्रोड्यूस कर रहा है। हमने जो भी अनुभव किया है, अच्छा या बुरा, उसे हमने ही आकर्षित किया है। हाँ, इस सोच का सार यही है। और सबसे जरूरी बात, जैसा कि हमने पहले कहा, अच्छा महसूस करना है। ये कुछ पाने का इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे पाने के लिए पहले से ही अच्छा और आभारी महसूस करने के बारे में है, ताकि ब्रह्मांड उस फ्रीक्वेंसी से मेल खा सके। खुशी मंजिल नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और आकर्षक विचार है। ये हमें अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल देता है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी भावना है। लेकिन साथ ही ये अपने साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल भी लाता है। इन स्रोतों का दावा है कि हमारा हर एक विचार हमारी हकीकत बना रहा है। अगर हम इसे एक विचार प्रयोग के तौर पर लें, तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा एक प्रमुख बार बार आने वाला विचार या एहसास है जिसने उस हकीकत को बनाया है जिसका अनुभव सुनने वाले आज कर रहे हैं। और क्या उस एक विचार को बदलने से वाकई कुछ बदल सकता है? ये सवाल मैं सुनने वालों के लिए छोड़ती हूँ।